हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या? सिंपल सर्किट्स में इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, इनकी कैलकुलेशन किया हमने और रेजिस्टेंस की भी बात की। बट अब जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनमें इन चीज़ों को कैसे कैलकुलेशन करेंगे और क्या क्या डिवाइसेस होंगी। तो उनमें सबसे पहली डिवाइस है आपकी इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मेंट कन्वर्ट करती है और उससे जिससे क्या है स्टेडी करंट मेंटेन करने में वो क्या है हेल्प करती है सर्किट में। ठीक है, तो ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मेंटेन स्टेडी करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सेल। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चर में देखिए, एक पॉट होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड, और एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये इस डिवाइस को पूरी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सेल। और सर्किट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस माइनस से, प्लस इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द सेल, जब इस सेल को किसी आउटसाइड रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है तो आप सेल के बाहर जो है वो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होती है, और इन सेल के इनसाइड में तो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं सेल। क्या है? नंबर एक, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल होता है नॉट रिचार्ज, ये रिचार्ज नहीं किया जा सकता है एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती हैं इसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। जो एक बार डैमेज हो गया तो वो डैमेज हो ही गया। ठीक है, तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं लेक्लांशी सेल है, डेनियल सेल है, वोल्टेइक सेल है। और अब सेकेंडरी सेल की बात आती है। सेकेंडरी सेल में क्या है? तो देखिए, सेकेंडरी सेल में है ये रिचार्जेबल होते हैं। और देर जे इसमें क्या होती है, इनको रिचार्ज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो जो जो सब्सटेंस इसमें डैमेज हो रहा है वो वो उसका दोबारा से रिकवर हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ साथ। तो इस तरह का एग्जांपल है लेड एसिड बैटरी, जो आपके घरों में बैटरी यूज होती हैं इन्वर्टर वगैरह में। तो फॉर रिचार्जिंग इसको रिचार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम, एक एक करंट दी जाती है इसे बाहरी एक्सटर्नल सोर्स से, विच इज स्टोर्ड एज ए केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाता है और जो बाद में इसको डिस्चार्ज करंट लेते समय डिस्चार्ज होता रहता है। ठीक है, तो अब देखिए सेल का जो ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ क्या है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहली बात तो ये फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है। तो सेल अब जैसा कि आपने पढ़ा कि सेल ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो ये एनर्जी देता है करंट फ्लो कराने के लिए। जैसे मैंने सेल को क्या दिया, सेल को यहाँ से जोड़ दिया एक बाहरी रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो कराने के लिए क्या है, ये एनर्जी देता है। तो द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन फ्लोइंग द यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने में जो एनर्जी सेल से ली जाती है उसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो ये फोर्स नहीं है, मैं पहले बता दिया, ये एनर्जी है। तो इसको डिनोट करते हैं हम ई से, स्मॉल ई। तो ई इजिकल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन, क्योंकि सेल को वर्क करना पड़ता है करंट फ्लो कराने में। ठीक है, तो वही एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, जूल पर कूलाम, और वोल्ट, इसी को वोल्ट कहते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी भी है। ठीक है, तो अगर क्या है, इफ़ in flowing a charge 1 coulomb in the circuit and the required energy is 1 joule,
देन द ईएमएफ इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, कांस्टेंट होता है एक सेल के लिए, और डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, ईएमएफ इज डायरेक्टेड फ्रॉम एन टू पी। ठीक है, ईएमएफ इज डायरेक्टेड फ्रॉम एन टू पी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो है ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ई पॉजिटिव कब होता है ईएमएफ, जब सेल से करंट ली जाती है, सेल डिस्चार्ज होता है। और ई नेगेटिव कब है, जब सेल को करंट दी जाती है, यानी कि जब इसे चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बैटरी या तो बैटरी या सेल क्या है, ये एनर्जी का, करंट का सोर्स नहीं है, करंट नहीं देता, बल्कि करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए एनर्जी देता है, एनर्जी। तो देखिए टर्मिनल एनर्जी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, the energy, the work done by the cell in flowing this unit charge from one terminal to another is called the terminal potential difference of the cell। तो ये होता है आपका, देखिए किसी भी सर्किट में यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कराने में जो एनर्जी ली जाती है या वर्क डन करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। वी टर्मिनल है W/Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल है, और V = IR होता है एक्सटर्नल में है, तो W/Q IR हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है EMF ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF क्या है, the maximum potential difference between the terminals of the cell in open circuit is called EMF। ओपन सर्किट का मतलब है जब सेल से कोई करंट नहीं ली जाती है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टर्मिनल के बीच में, वो क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। ये सेकंड डेफिनेशन होगी EMF की। तो अब देखिए, जैसे अब जब सेल से करंट ली जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल में, तो जैसे बाहर का रेजिस्टेंस जो है, बाहर जो कंडक्टर है, जो रेजिस्टेंस है, वो करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल पैदा करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट भी जो है एक ऑब्स्टेकल पैदा करता है करंट के पाथ में। तो द ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो करंट के पाथ में, रास्ते में जो ऑब्स्टेकल या अवरोध पैदा किया जाता है, उसको कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसे डिनोट करते हैं हम R से। तो अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, या कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो कंसंट्रेशन अगर चार्ज उसका बढ़ेगा, तो यानी कि उसमें, उस इलेक्ट्रोलाइट में उस सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी, तो R जो है वो भी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज, R आल्सो इंक्रीज। अगर प्लेटों के बीच की जो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, उन्हें दूर दूर रखा जाएगा, ज़्यादा सेपरेट किया जाएगा, सेपरेशन बढ़ेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, विस्कोसिटी कम होती है उसकी, तो क्या होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इमर्स्ड सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इमर्स्ड सरफेस एरिया मतलब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स का जितना एरिया डूबा होता है, डूबे हुआ, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर वो एरिया ज़्यादा डूबा होगा, एरिया ज़्यादा डूबा हुआ होगा तो रेजिस्टेंस होगा कम, और अगर कम डूबा है तो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो देखिए ये होता है आपका, अगर ये ज़्यादा डूबा हुआ होगा तो उसमें होगा, इमर्स्ड माने डूबा हुआ,
तो अगर ज़्यादा डूबा हुआ तो वो होगा कम, और कम डूबा हुआ है तो वो होगा ज़्यादा। एरिया डूबे हुए एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट की नेचर ऑन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द प्लेट्स, किस सब्सटेंस की वो बनी हुई है वो इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, और उनके सब्सटेंस पर भी, सब्सटेंस का क्या नेचर है उस पर भी ये डिपेंड करता है। सही है, तो बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब एक फाइनल रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू ई क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई टी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब देखिए आगे चलते हैं। तो इसका देखिए हम क्या है, ये एक सेल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ईएमएफ इसका भी है। इसको हमें एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं। तो अब इसमें की लगा दी जाती है। तो की क्यों लगाई जाती है, तो हमें दोनों सर्कमस्टेंसेस में, दोनों सिचुएशन में देखना है। एक बार तो इस एक्सटर्नल सर्किट में हम कोई करंट नहीं लेंगे और एक बार करंट लेंगे, और इसमें एक दोनों टर्मिनल के बीच एक वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ एम्पियर मीटर लगा दिया। तो देखिए क्या है, वर्क डन आउटसाइड द सेल, आउटसाइड। तो जब इसमें करंट दी जाती है तो तब कितना वर्क करना पड़ता है, तो वर्क डन, क्योंकि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वर्क डन एक्सटर्नल हो गया VIT। ठीक है, अब इफ R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस देन पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, उसे V डैश से डिनोट करते हैं। तो ये तो बाहर का पोटेंशियल होगा, अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, तो ये हो गया IR, स्मॉल आर, जो इसका रेजिस्टेंस है। तो मतलब वर्क डन इंटरनल हो गया तुम्हारा V डैश IT, और V डैश IT की जगह IR रख दीजिए, तो ये होगा I²RT। तो अब टोटल वर्क डन निकाल लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन से। टोटल वर्क डन जो होगा वो एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि एनर्जी इसमें बाहर नहीं जा रही है। तो अब W इज इक्वल टू क्या होगा, EIT, टोटल वर्क डन, तो क्योंकि टोटल EMF ये है, IT ये है, और W एक्सटर्नल हमने VIT निकाला, ये I²RT निकाला, तो IT कॉमन लेके दोनों ओर से कट जाएगा इसमें। ठीक है, और तो ये हो जाएगा, V को इधर ले जाइए तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसमें इसका मतलब क्या है, तो जब करंट ली जाती है इससे, ठीक है, तो ये जो होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, क्योंकि V जो है इलेक्ट्रिकल EMF से कम होता है इससे। तो ड्यू टू क्या है, क्यों कम होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है सेल के अंदर। तो बाहरी पोटेंशियल जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो EMF से इतना कम हो जाता है जितना यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, अगर I मैक्सिमम है, इफ़ I मैक्सिमम, तो इससे क्या होता है, अगर I मैक्सिमम होगी यहाँ तो E में V मिनिमम होगा, क्योंकि जितनी I बढ़ेगी V की वैल्यू उतनी ही घटेगी। तो अगर तो E जो है कांस्टेंट होता है फॉर ए सेल, तो ये एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो क्या है देखिए यहाँ पे, तो अगर I इज इक्वल टू 0, जब करंट कोई नहीं ले जाती है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 रख दे, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E। जब कोई करंट ना ली जाती है तो V एक्सटर्नल V इज इक्वल टू हो जाएगा E के, इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E के, EMF के। तो इफ़ I इज द करंट इन द सर्किट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस R, जब करंट I ली जाती है तो V इजिकल टू IR होगा। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में V की जगह पे IR रख दीजिए यहाँ। तो IR इजिकल टू E माइनस V, तो V को इधर ले जाइए, E को इधर ले जाइए। तो देखिए अब इस R इजिकल टू क्या आ गई इसमें, R इजिकल टू आ गई आपकी ये E माइनस V, E माइनस V अपॉन I। ठीक है,
और यहाँ से आई में वी अपॉन आर भी रख दीजिए, तो आर इजिकल टू ई अपॉन वी माइनस वन, क्योंकि आर को मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वी की भाग वी का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, ई अपॉन वी। तो आर इजिकल टू वी आर स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। तो ये आता है एक ये फार्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई आर इजिकल टू ई माइनस आई आर। तो हम इसको भी यहाँ ले आइए, उसी फॉर्मूले में लगाइए, आइए तो आपके इसको यहाँ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ई इजिकल टू इसमें से आई कॉमन ले लो आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा आई यहाँ से निकालेंगे तो ई अपॉन आर प्लस आर। तो इसका मतलब टोटल करंट कितनी हो गई, टोटल करंट हो गई आपकी ई टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रजिस्टेंस, मतलब बाहरी भी रजिस्टेंस और इंटरनल रजिस्टेंस भी। ठीक है। तो इफ़ दिस सर्किट हैज़ मोर देन वन सेल, अगर सर्किट में एक से ज़्यादा सेल हैं, देन टोटल करंट क्या होगा, उन सेलों का नेट, उन सेलों का नेट ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 4 जो है ये वाली इक्वेशन क्या करती है, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है इससे। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। तो ये नोट है, फॉर एन आइडियल बैटरी और सेल, मतलब किसी आइडियल बैटरी के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसका जीरो है। नो एनर्जी लॉस, तो कोई एनर्जी भी लॉस भी नहीं होगा इनसाइड बैटरी के अंदर, क्यों पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो एनर्जी लॉस। तो और उस कंडीशन में क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इजिकल टू टोटल ईएमएफ। बट देयर इज़ नॉट आइडियल बैटरी इन प्रैक्टिकल, तो व्यवहार में कोई ऐसी आइडियल बैटरी नहीं होती, सभी बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो ये तो एक वो है इमेजिनेशन। ठीक है। तो बट इसे याद रखनी है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm। तो देखिए एक बैटरी है, स्टोरेज बैटरी, जिसमें स्टोर किया जा सकता है, उसका क्या है, जिसका 8 वो ईएमएफ क्या है उसका 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, उसको चार्ज किया जाता है 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई से यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ, उसके सीरीज रजिस्टर में जोड़ दिया जाता है कितना 15.5 ओम का रजिस्टेंस। तो अब क्या होगा, तो अब निकालना क्या है, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के दौरान जो है टर्मिनल बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, और इस चार्जिंग सर्किट में सीरीज रजिस्टर का क्या काम है, क्यों जोड़ा जाता है। तो देखिए मान लीजिए, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए ये 120 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 120 वोल्ट की बैटरी से इसे डीसी बैटरी है, ये डीसी सोर्स है 120 वोल्ट। तो और इसको इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा के इसे और इस बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो देखिए बैटरी क्या है, चेंज हो गई, इन दोनों का वो है, तो इसका भी अपना ईएमएफ है, इसका भी। तो इन इफेक्टिव ईएमएफ क्या है, इफेक्टिव यानी कि कितना ईएमएफ हमें देना है। तो इफेक्टिव ईएमएफ, इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना रह गया, इसका रह गया, इसका अब 120 में से 8 इसका घटा दो तो इसका रह गया, क्योंकि बाकी तो ये भी काम करेगा ना, तो इफेक्टिव जो है वो रह गया 112 वोल्ट। तो करंट इन दी सर्किट, करंट इन दी सर्किट क्या हो गई, आई इजिकल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो इफ ई हो गया तुम्हारा 112 और आर 15.5 इंटू 0.5 16 हो गया, 16 सत्ते 112, तो 7 एम्पियर की करंट इससे इसमें फ्लो करेगी, हैं ये आई जो है। अब
हमें निकालना है, पहले करंट निकाल लिए, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज की मैंने दो दो तरीके बताए थे निकालने के आपको। क्या है, जब चार्जिंग किया, इसको चार्जिंग करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसके बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होता है, आईआर, क्योंकि और क्योंकि हमें वर्क करना पड़ता है इस पर। और डिस्चार्जिंग में क्या है, बैटरी वर्क करती है। तो ये घट जाएगा इसमें से, वी माइनस ई आर, ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल में। तो इसमें हम ये वाला ऊपर वाला लगाएंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज आपका हो जाएगा, ये ये हो जाएगा वी इजिकल टू ई प्लस आई आर। तो ई हो जाएगा तुम्हारा कितना, 8 वोल्टेज की कोई तो चार्ज कर रहे हैं हम। और ये आई 7 हो गया, अभी निकाली है। और ये 0.5 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, और इनको ऐड करेंगे तो 11.5 वोल्ट, ठीक है। तो चार्जिंग के दौरान जो वो आ गया, वो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो इतना रहेगा। अब उसमें एक लगाइए कि इसमें रजिस्टर क्यों जोड़ते हैं। तो ये रजिस्टर जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है या लिमिटेड करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट को, करंट ड्रॉन फ्रॉम दी एक्सटर्नल सोर्स। जो एक्सटर्नल सोर्स से करंट ली जाती है उसको क्या करता है ये, वो करता है ये एक्सटर्नल सोर्स से उसको कंट्रोल करता है, ना, ताकि ज़्यादा ना आ जाए। अगर इसे ना लगाएं हम रजिस्टर को तो करंट विल बी डेंजरसली हाई, तो खतरनाक रूप से हाई हो जाएगी, और जो फिर उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसको रजिस्टर में, सीरीज में रजिस्टर लगाते हैं। तो देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी है, दोबारा देख सकते हैं, और आप इसको दोबारा देखें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू।